नमस्कार साथियों, मैं मयंक पुष्कर अपने इस चैनल शिक्षा शास्त्र अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। उस पाठ्यक्रम का जो पहला यूनिट है मनोविज्ञान, आज उस मनोविज्ञान के संबंध में ही हम अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान के कुछ प्रकरणों का अध्ययन करेंगे। ये प्रकरण रहेंगे हमारे मनोविज्ञान के अर्थ एवं अवधारणा, मनोविज्ञान एवं दर्शन, उसका विकास क्रम, थ्री वेव ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के तीन बल कौन कौन से हैं, और अंत में समझेंगे शिक्षक और मनोविज्ञान को, या एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं। मनोविज्ञान शब्द से ही विदित होता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मन और दूसरा है विज्ञान, अर्थात कोई ऐसी विधा है, कोई ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम मनुष्य के मन का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि मनोविज्ञान के अंग्रेजी को देखें तो वह होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ सोल मीन्स साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी परिभाषा है, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। इस परिभाषा का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था, जो कि यूनान के महान दार्शनिक थे। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का सबसे पहला परिभाषा या सबसे प्राचीन परिभाषा कौन सा है, तो स्टडी ऑफ सोल है। किसने प्रतिपादित किया है, तो उसे अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा या मन तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत संवेदना भी है, व्यवहार, अधिगम, चिंतन, स्मृति, रुचि, अभिरुचि एवं मनुष्य के सारे अनुभवों का समग्र अध्ययन कर लिया जाता है। मनोविज्ञान के संबंध में एक विद्वान है, हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का विज्ञान है। इस छोटी सी परिभाषा में इन्होंने पूरे मनोविज्ञान को बांधा है कि पूरी मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो भी, उसका भी अध्ययन हम करते हैं, और जो व्यवहार के रूप में वो प्रकट हो रहा है, या मानसिक प्रक्रियाओं का जो प्रकटीकरण व्यवहार में हो रहा है, उसका भी अध्ययन हम मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि किसी के चित्त में कौन सी वृत्तियाँ कब, क्यों और किस प्रकार आ रही हैं, और उसके व्यवहार में उन वृत्तियों का प्रकटीकरण किस प्रकार हो रहा है। अर्थात मनुष्य के मन के मीमांसा का जो प्रकटीकरण है, उसका अध्ययन हम मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं। अब हम समझते हैं कि मनोविज्ञान एवं दर्शन को। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संसार के सारे विषय दर्शन शास्त्र से निकले हैं, और उसका मूल कारण है कि प्रत्येक विषय किसी न किसी विचार के अनुसार चलता है, या उसका मूल तत्व कोई ना कोई विचार है, और विचार जो है उसका सारा संबंध दर्शन से है, दर्शन शास्त्र से है। दर्शन के बारे में हम कहते हैं कि दृश्येत अनेन इति दर्शनम, अर्थात संसार में जो कुछ भी देखा जा रहा है या जिसके द्वारा देखा जा रहा है, यह दर्शन से संबंधित है। दर्शन के बारे में कहा जाता है कि दर्शन वह शास्त्र है जो बीज से पहले वृक्ष की कल्पना कर लेता है। जैसे हम कोई भवन बनाने जा रहे हैं, तो भवन अभी उस भूमि पे एक नींव का ईंट भी नहीं रखा गया, उसके पहले हमारे मस्तिष्क में वो भवन बनकर तैयार रहता है, हमारे संकल्पनाओं में वो भवन बनकर तैयार रहता है कि कितने मंजिल तक इसे बनाना है, कितने बेडरूम रहेंगे, किचन कहाँ रहेगा, घर का कलर कौन सा होगा। तो ये सब कार्य जो हमारे मन में चल रहा है, यही चिंतन मनन हमारा दर्शन है, और जो प्रकटीकरण हो रहा है वो उसका भौतिक स्वरूप है, यह उस दर्शन का छाया मात्र है। ऐसे ही सारे विषय दर्शन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह चिंतन का तत्व है, विचार का मूल तत्व दर्शन है, और इसी के अंतर्गत मनोविज्ञान भी आता है। दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखा था। दर्शन शास्त्र तीन भागों में विभाजित है, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, इसी के अंतर्गत हम मन, ब्रह्म, सत्य, अंतरिक्ष, ईश्वर आदि का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन काल में दार्शनिकों ने इसे तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही रखा था, और यह दर्शन का हिस्सा था। इसे अलग डिसिप्लिन अभी नहीं बनाया गया था। लेकिन जो मनोविज्ञान विषय है, यह सिर्फ चिंतन मनन पर आधारित नहीं है, इसमें प्रयोग की जरूरत होती है,
और प्रयोग के लिए दार्शनिकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया और एक अलग विषय के रूप में इसे पहचान दिलाई। इसके लिए हमें मनोविज्ञान के विकास क्रम को समझना होगा। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो प्राचीन काल से चला आ रहा था कि यह स्टडी ऑफ सोल है, आत्मा का अध्ययन है। प्राचीन काल से लेकर 15वीं शताब्दी तक यही माना गया कि मनोविज्ञान जो है वह स्टडी ऑफ सोल है, आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है। 16वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए पोम्पोनोजी। उन्होंने कहा कि यह आत्मा तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम अगर किसी के मन का अध्ययन कर लें तो हम उसके पूरे मनोविज्ञान का अध्ययन कर लेंगे। तो पोम्पोनोजी ने कहा 16वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का नहीं, मन का विज्ञान है। और 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी तक यह माना गया कि जो मनोविज्ञान है वह मन का विज्ञान है। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए, एक दार्शनिक हुए, विलियम वुंट। विलियम वुंट वही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संसार में पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की। इन्होंने कहा, इसे नोट करें कि संसार की पहली विश्वविद्यालय लेप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थापित की। किसने की? तो विलियम वुंट ने की। इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग शुरू किया मनोविज्ञान में। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है ना मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का ज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या चेतना का अध्ययन है। चेतना का अर्थ होता है कि हमारा बोध, हमारी समझ, संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसके द्वारा हम कौन सा समझ अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं या उसकी संरचना बना रहे हैं, यह हमारी चेतना होती है। तो विलियम वुंट ने कहा कि यह चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान। इसके बाद से 20वीं शताब्दी में इस पर सबसे अधिक जोर दिया गया, क्योंकि मनोविज्ञान सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया था, इसे युद्धों में भी लागू किया जा रहा था। तो इसमें नए नए रिसर्च हो रहे थे। तो मनोविज्ञान में सबसे बड़ा रिसर्च हुआ, सबसे क्रांति जो आई वह व्यवहारवादियों द्वारा आई। और जो चौथा विचार है इसमें कि मनोविज्ञान न मन का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान है, न ही चेतना का विज्ञान है, यह व्यवहार का अध्ययन है या व्यवहार का विद्वान है, अध्ययन है। इसके जो प्रतिपादन करता थे वह थे वाटसन, जेबी वाटसन। इन्होंने कहा कि मनुष्य तो कोई अंतर्यामी है नहीं कि किसी के मन में क्या चल रहा है हम समझ लेंगे, किसी की आत्मा में क्या चल रहा है हम समझ लेंगे, उसने क्या क्या महसूस किया है उसकी चेतना में उतर कर समझ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे सरल उपाय है, यदि हम किसी मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन कर लें, उसका व्यवहार कैसा है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो यह व्यवहारवादियों ने पूरे मनोविज्ञान को बदल कर रख दिया। और इसमें सबसे प्रसिद्ध हुए स्किनर। वाटसन से लेकर स्किनर तक के सभी व्यवहारवादी आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक थी। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इस प्रकार से हमने 4 इसके विकास क्रम देखे। इसके बाद से हम देखते हैं 3 वेव ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मुख्य रूप से 3 बल कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मनोविज्ञान को बदला है। तो पहला था व्यवहारवादियों का, जैसे कि हमने पहले चर्चा किया। इसमें जेबी वाटसन थे, इसके पिता कहलाते हैं व्यवहारवाद के। इन्होंने कहा कि भाई हम व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे तो साइकोलॉजी समझ लेंगे, मनोविज्ञान को हम समझ लेंगे, व्यवहार के द्वारा किसी के मन का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये व्यवहारवादी आए। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो अभी भी मन एवं आत्मा पे टिके थे और उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड लोगों के सपनों का विश्लेषण करते थे और उसके बाद वो समझा देते थे कि आपको इनका व्यवहार कैसा है, आने वाले समय में इनका व्यवहार कैसे बदल सकता है। इस सब का विश्लेषण सिगमंड फ्रायड करते थे, सपनों का अध्ययन कर लेते थे। वो अपने मरीजों या जो भी क्लाइंट थे घंटों तक बात करते थे और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा वो रख देते थे अपने उस व्यक्ति के या उसके व्यवहार के। तो वो तो अभी मन एवं आत्मा का ही अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने उनका जो वेब आया वो कहलाया मनोविश्लेषणवाद।
पहला वेव था व्यवहारवाद का, दूसरा था साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद जो था हमारे सिगमंड फ्रायड का, जो कि यूरोप के रहने वाले थे। तीसरा इसमें वेव आता है मानवतावादियों का, ह्यूमनिज्म का। इसमें 3 वैज्ञानिक हैं। एक है अब्राहम मैस्लो, जिनका अध्ययन हम अभिप्रेरणा में करेंगे। उसके बाद से कार्ल रोजर्स और ऑलपार्ट। ये 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिनमें सबसे फेमस हुए अब्राहम मैस्लो। इन्होंने कहा कि मनुष्य कोई यंत्रवत तो है नहीं कि ऐसा जैसे हम उसको फिट करेंगे, जैसा उस सारे मनुष्य एक ही जैसे सोच रहे हैं, ऐसा तो संभव है नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम व्यवहार का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। एक मनुष्य का व्यवहार अलग परिस्थिति में अलग है। किसी मनुष्य का व्यवहार घर पे अलग रहता है, विद्यालय में अलग रहता है, शिक्षक के सामने कुछ और दिख रहा है और दोस्तों के बीच में कुछ और दिख रहा है। तो उससे हम कैसे किसी के व्यक्तित्व या मन को अध्ययन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने वाला व्यक्ति प्राणी है और वह वातावरण के साथ अनुकूलन करके जीता है। एक तो वह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीता है, दूसरा वातावरण के साथ अनुकूलन करके जीने वाला व्यक्ति है। तो ये 3 वेव हम समझते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइको एनालिसिस एवं ह्यूमनिज्म। इसके अलावा चौथा जो इसमें सबसे वर्तमान में चल रहा है और सबसे प्रसिद्ध है वह है रचनावादियों का, निर्माणवादियों का, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे कहते हैं। इसमें भी 2 वेव हैं। पहला है पियाजे का, जो संज्ञानात्मक विकास की चर्चा करते हैं, मनुष्य के संज्ञान, मस्तिष्क या उसके चिंतन पे जोर देते हैं। और दूसरे बात चिंतन के द्वारा या हर स्तर पे कैसे कैसे बच्चा सोचेगा, उसके संज्ञान में क्या क्या आएगा, वैसा विकास होगा। और दूसरे आते हैं वाइगोत्स्की। वे कहते हैं कि बालक का विकास तो सामाजिक अंतःकरण से होगा। तो वो तो कहलाएं कोग्निटिव डेवलपमेंट के, और ये कहलाएं सोशल कंस्ट्रक्टिज्म के। ठीक है, तो इतने वेव हैं साइकोलॉजी के, जिसके अंतर्गत हमारा पूरा साइकोलॉजी आज इस क्रम में पहुंचा है। इसके बाद से हम देखते हैं कि आखिर एक शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक होना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है कि एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी रहे। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा या देखा भी होगा कि क्लासरूम में एक शिक्षक आता है तो कुछ बच्चे नज़र चुराने लगते हैं। नज़र चुराते चुराते बेंच के नीचे चले जाएंगे। जो प्रश्न का जवाब उन्हें मालूम भी है उसका भी जवाब उस शिक्षक के सामने नहीं देते हैं। दूसरी तरफ एक शिक्षक ऐसा आता है जिसको मिलते ही सारे बच्चे ऊर्जावान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम नहीं भी जानते हैं फिर भी उठकर हम कुछ ना कुछ सर से बोलें। एक शिक्षक ऐसा होता है जिससे बच्चे कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं, और एक शिक्षक ऐसा है कि जिससे बच्चे अपने घर का, अपने सारी समस्याएं उस शिक्षक से बता दे रहे हैं। जो बात वो अपने परिवार में नहीं कर पाते हैं वो अपने शिक्षक के साथ कर रहे हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है उस शिक्षक के मनोविज्ञान पे, उसके मनोवैज्ञानिक चिंतन या दृष्टिकोण पे। पहला उदाहरण है कि अगर यदि कोई शिक्षक मनोविज्ञान को नहीं समझ रहा है, बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझ रहा है, या उसने मनोविज्ञान को पढ़ा नहीं है, तो किस अवस्था में किस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है वो नहीं समझ पाएगा। जैसे किंडरगार्टन का बच्चा है और वह विद्यालय आने के बाद वो घर जाने के लिए रो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक उसे ऐसे डांट दे तो ऐसा हो सकता है कि वह अगले दिन से क्लास करने ही ना आए, विद्यालय में ही ना आए। तो हमें यह समझना होगा, और मनोविज्ञान ही यह समझाता है शिक्षक को, कि बच्चा जो व्यवहार कर रहा है इसमें बच्चे की कम गलती है, उसकी अवस्था की ज़्यादा गलती है। वह उस अवस्था का असर उस पर दिख रहा है। एक और उदाहरण से हम समझें कि 12वीं का बच्चा है, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है और खुद अपने ईद और ईगो के बीच में टकरा रहा है, और टीचर क्लासरूम में खड़ा करके उसे ऐसे डांट दे जिससे उसे लगे कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। और शिक्षक नहीं समझ रहा है कि किशोरावस्था के बालक की स्थिति, मन स्थिति क्या होती है। ऐसी स्थिति में बच्चा न केवल शिक्षक को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से कई दिनों तक प्रताड़ित करते हैं। तो यह मनोविज्ञान ही समझाता है, या एक मनोवैज्ञानिक ही समझ पाता है कि हमें किस अवस्था के बच्चों को, किस स्तर के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है और उनके साथ कैसे कक्षा का संचालन करना है। इसलिए एक शिक्षक को शिक्षक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक होना भी आवश्यक है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम हर अवस्था को समझ पाएंगे कि बाल्यावस्था का बालक कैसा रहेगा, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे,
किशोरावस्था का बालक कैसा रहेगा, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये सारी बातें एक मनोवैज्ञानिक ही समझता है या मनोविज्ञान को अध्ययन करने वाला समझता है। इस प्रकार से हमने आज मनोविज्ञान के अर्थ को समझा, उसकी अवधारणा को समझा, उसके विकास क्रम को समझा, उसके बाद से हमने 3 वेव ऑफ साइकोलॉजी को समझा, मनोविज्ञान एवं दर्शन को समझा और अंत में समझा कि एक शिक्षक को आखिर एक मनोवैज्ञानिक क्यों होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को समझेंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद से शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।